Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। आज मैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रविंद्रनाथ टैगोर उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो बहुत एक इम्पोर्टेंट थिंकर है इंडियन पॉलिटिक्स में। उनके बारे में जानना हमारे यूजीसी नेट पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। So Rabindranath Tagore was born in Calcutta on May 7th, 1861. So वो ब्रिटिश प्रोविंसेस जब ब्रिटिश अधीन थे तब कलकत्ता में 7th May 1861 को born हुए, जन्म लिए। He was also referred as, वो और जो नाम से हम जानते हैं वो है गुरुदेव, कवि गुरु एंड विश्व कवि। विश्व कवि मतलब जो विश्व स्तर पर कविता लिखते हैं, विश्व स्तर पर उनका कविता को हम जानते हैं। कवि गुरु मतलब कवि के गुरु हैं जो गुरुदेव, इन नाम से हम जानते हैं। So he was regarded as the outstanding creative artist of modern India and hailed by W.B. Yeats. Rabindranath Tagore was a Bengali poet, novelist and painter who was slightly influential in introducing the Indian culture to the West. So ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो भारत के आधुनिक जो भारत है हमारा, उनका एक क्रिएटिव आर्टिस्ट कह सकते हैं। वो मॉडर्न इंडिया बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। ओके, वो एक बंगाली पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, एक बहुत बड़े राइटर थे, वो एक पेंटर थे, वो सुरकार थे। उनका जो मतलब जो इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने इंडियन कल्चर को वेस्ट में सबसे पहले उन्होंने लाया। So Rabindranath was an exceptional literary figure and a renowned polymath who was single-handedly reshaped the region's literature and music. So रविंद्रनाथ की जो लेखनी क्षमता था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। वो बहुत अच्छे लिख सकते थे। सो इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपने हाथों में ही जो हमारे जो अंचल के जो भाषा है उनको, उनके म्यूजिक को एक नया शेप देने की कोशिश की। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर अपने उन्होंने को नोबेल प्राइज मिला था इन 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज वर्क ऑन गीतांजलि। उसका जो फेमस वर्क है गीतांजलि 1913 में जो उनको तो गीतांजलि रिटन वाज इन 1910 में गीतांजलि उन्होंने लिखा और 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला इस वजह से। He was the first non-European to receive the Nobel Prize. वो सबसे पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि के लिए उनको मिला था, लेकिन 1919 में जब जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उनके प्रतिवाद में उन्होंने क्या किया, 1919 में उनका जो नाइट उपाधि था वो त्याग दिया। ओके, In 1915, Tagore was awarded, जो मैंने कहा ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी के द्वारा उनको नाइटहुड जो उपाधि थी वो मिला था। In 1919, followed the Jallianwala Bagh massacre, he renounced his king knighthood. So 1919 में उन्होंने नाइटहुड जो उपाधि थी उन्होंने त्याग दी। Besides all his literary achievement, he was also a philosopher. वो तो अच्छे लिखते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत बड़े एक फिलोसोफर थे एंड एजुकेशनलिस्ट थे। ओके, who in 1921 established the Vishwa Bharati University, a university that challenged conventional education. उन्होंने 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाया जो एक नॉन कन्वेंशनल वे में पढ़ाई को देखी। मतलब एजुकेशन को हम सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही नहीं, प्रकृति के अंदर कैसे पढ़ सकते हैं, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था 1921। रविंद्रनाथ टैगोर was a good friend of Mahatma Gandhi.
के साथ महात्मा गांधी का संपर्क अच्छा था एंड इज सेड टू हैव गिवन हिम द टाइटल ऑफ महात्मा। उन्होंने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा कह के पुकारते थे। ये जो टाइटल है महात्मा, ये रविंद्रनाथ जी ने दिया था। Tagore had always stressed that unity in diversity is the only possible way for India's national integration. वो जानते थे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और इस डाइवर्स कंट्री में एक ही उपाय है नेशनल इंटीग्रेशन का, वो है डाइवर्सिटी को मानना, इस डाइवर्सिटी में ही एक एकता को ढूंढना और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एस्टेब्लिश करना। ओके, He not only gave the national anthems for two countries, उन्होंने बांग्लादेश और इंडिया दोनों के लिए ही नेशनल एंथम बनाया है, अमर सोनार बांग्ला एंड जनगण मन। ये both are written by Rabindranath Tagore. Okay, but also inspired Silenius students of his to pen and compose national anthem of Sri Lanka. So उन्होंने श्रीलंका जो नेशनल एंथम है उनको बनाने के लिए उन्होंने इंस्पिरेशन भी दिया था। उनके फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल है? कोई कहता है कि रविंद्रनाथ ने फ्रीडम स्ट्रगल में तो कोई पार्ट ही नहीं लिया था। देखते हैं। He denounced British imperialism and he did not fully support or agree with Gandhi and his non-cooperation movement. वो ब्रिटिश जो imperialism का कॉन्सेप्ट था, वो जो साम्राज्यवादी जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश का, उसको उन्होंने त्यागा, उनको क्रिटिसाइज किया और गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उससे अगर देश इंडिपेंडेंट होगा, ये जो कॉन्सेप्ट वो फुल्ली एग्री नहीं कर सकते। ओके, he viewed British rule as a symptom of the overall sickness of the social disease of the public. उनके हिसाब से ब्रिटिश रूल एक व्याधि है, एक डिजीज है जो पब्लिक में फैल रही है। okay? In his writing, he also voiced his support for Indian nationalists. उन्होंने अपने राइटिंग्स में जो भारत के जातीयतावादी नेतृत्ववृंद है उनके लिए सपोर्ट किया। रविंद्रनाथ टैगोर wrote song बांग्लार माटी बांग्लार जल, मतलब बंगाल का जो मिट्टी है और बंगाल का जो पानी है, तो बंगाल एक यूनिटी है। इनके लिए उन्होंने गाना लिखा था, सॉइल ऑफ बंगाल वाटर ऑफ बंगाल, to unite the Bengali population after Bengal partition. क्या हुआ था कि बंग भंग हुआ था लॉर्ड कर्सन ने 1905 में जब बंग भंग किया था, तब उन्होंने क्या देखा कि इसको क्या करना चाहिए, एक यूनिटी करना चाहिए, बंगालीज में एक यूनिटी होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बांग्लार माटी बांग्लार जल ये सॉन्ग लिखा। He also wrote the framed अमर सोनार बांग्ला, उन्होंने अमर सोनार बांग्ला जो गाना है उन्होंने लिखा, which helped to ignite a feeling of the nationalism among people. जिससे क्या होता कि देश के नागरिक में एक नेशनलिज्म बनेगा। Next, he started the Rakhi Utsav, where people from Hindu and Muslim communities tied colorful threads on each other's wrist. उन्होंने राखी उत्सव का जो हम राखी बांधते हैं, सो उन्होंने हिंदू मुस्लिम में यूनिटी बनाने के लिए, इन दोनों कम्युनिटीज में संप्रीति मेंटेन करने के लिए उन्होंने राखी उत्सव चालू किया। वो कभी भी हम अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो कंसेप्ट है फ्रीडम स्ट्रगल में, वो कभी भी नेशनलिज्म को ज्यादा प्रमोट नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि नेशनलिज्म से ही इंपीरियलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो उन्होंने नेशनलिज्म को त्यागा था और इंटरनेशनलिज्म को प्रमोट किया था, और उसको इंटरनेशनलिज्म के साथ साथ उन्होंने ह्यूमनिज्म को माना था। उनका जो कॉन्सेप्ट था वो था सिंथेटिक ह्यूमनिज्म और सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म एज वेल एज ह्यूमनिज्म, इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लिया और उन्होंने सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। और ये जो सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये अल्टीमेटली लेटर जवाहरलाल नेहरू जी ने भी फॉलो किया उनके थ्योरीज में। ओके, नेक्स्ट, Tagore rejected violence from British as were and renounced the knighthood that had been given by the Lord Hastings. उन्होंने 1915 में जो knighthood उपाधि मिली थी, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट करके उनको त्यागा था
इन प्रोटेस्ट ऑफ द वायलेंट अमृतसरी मैसेकर जो हुआ था, जो वहां पर बहुत सारे 1526 अनआर्म्ड इंडियन को किल किया गया है, उसके हिसाब के विपक्ष में. So the cornerstone of Tagore's beliefs and work is the idea that anti-colonialism cannot simply be achieved by rejecting all things British. मतलब बहुत लोग क्या कर रहे थे कि त्याग, जो रिजेक्शन ऑफ थिंग्स, उन्होंने देखा कि एंटी कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये सिंपली ऐसे ही अचीव नहीं हो पाएगा कि ब्रिटिश को छोड़ दो, ब्रिटिश चीजें फेंक दो, but should consist of incorporating all the best aspect of Western culture into the best of the Indian culture. उन्होंने कहा ब्रिटिश के जो अच्छे गुण हैं, वेस्टर्न कल्चर के जो अच्छे एस्पेक्ट है, उनको इंडियन कल्चर में लाई जाए. ओके, सो टैगोर का जो बिलीफ था वो क्या था? एंटी कॉलोनिज्म कैन नॉट बी अचीव्ड. अगर हम देश को स्वाधीन करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि ब्रिटिश के साथ हम लड़े. ब्रिटिश के साथ लड़ेंगे, लेकिन उनके खराब जो चीजें हैं उनके साथ, उनका जो अच्छा चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करना होगा और रिजेक्ट करना होगा उन चीजों को जो वेस्टर्न चीजें देश के लिए हानिकारक है. उनके हिसाब से फ्रीडम क्या थी तब? सो फ्रीडम डज नॉट सिंपली मीन पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. वो कभी भी ऐसा नहीं बात करते थे कि ब्रिटिश से मुक्ति, ब्रिटिश से फ्रीडम, टोटली फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश. उनके हिसाब से ट्रू फ्रीडम मीन्स द एबिलिटी टू बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट with oneself, otherwise autonomy loses all its oath. So freedom does not mean political freedom. Freedom मतलब ये नहीं कि political freedom हो जाए, ब्रिटिश से मिल गई मुक्ति तो हम स्वाधीन हो गए, नहीं. उनके हिसाब से true freedom lies in the inner mind, हमारे मन में रहते हैं. So उनके हिसाब से true freedom क्या है? Ability to be truthful, सच बोलना, honest रहना, अपने आप में ही ये एक freedom है. किसी ने आपको रोका टोका, ये आप इससे स्वाधीन नहीं बनते हैं. आप अपने आप में इंडिपेंडेंट सोच रहे हैं, यही आपका इंडिपेंडेंस है. नेक्स्ट, ही स्केप्चुअली स्क्रूटिनाइज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन ऑन ए नैरो पैरोकियल लाइफ. सो उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है, जो नैरोली हम देखते हैं एक देश को, एक देश के कॉन्सेप्ट को, उन्होंने इसको क्या किया था? उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था. उनके हिसाब से ये कोई मतलब नैरोली हमें हमारा जो नेशनल फीलिंग है इसको पैरोकियल लाइंस में नैरोली नहीं देखना चाहिए. टैगोर ओपन द टर्म नेशनलिज्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेशन स्टेट. उन्होंने देखा कि नेशनलिज्म का जो टर्म है वो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट आया है, एंड इट वाज नथिंग बट द एम्बॉडीमेंट ऑफ द वेस्टर्न आइडियाज. ये एक वेस्टर्न आइडियाज है, कैपिटलिज्म के, साम्राज्यवाद के मैकेनिज्म के ये तरह ही ये भी प्रमोट हो जाएगा. एक दिन सारे देश नेशनलिज्म के लिए ही लड़ेंगे, जो हम देख पा रहे हैं. सो उन्होंने ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है पैरोकियल लाइंस में, इसको क्रिटिसाइज किया और उसे त्यागा है. He believed that these ideals were instinctively against Indian tradition. ये भारत के जो ट्रेडिशंस है उसके खिलाफ है. सेल्फ ऑटोनॉमी, प्लूरलिज्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए इंडिया में. वो अपने आप में ऑटोनॉमी हो, वो अपने आप में स्वाधीन हो. प्लूरलिज्म भारत का, क्योंकि डाइवर्स करनी है, प्लूरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और रिलीजियस टॉलरेंस, क्योंकि बहुत सारे धर्म है यहाँ पर. ओके, fundamental to his belief was the nationalism could not rise above him. उन्होंने कहा fundamental to his belief was that nationalism ये जो जातीयतावाद है वो कभी भी मानवतावाद के ऊपर नहीं. सबसे पहले है मानवतावाद, उसके बाद है नेशनलिज्म. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. In 1921, Tagore and agricultural economics Leonard Elmhirst set up Institute for Rural Reconstruction, later renamed. ये बाद में नाम चेंज हो गया है. गांधी के साथ उनका जो कॉन्सेप्ट था कुछ मिलते हैं, कुछ डिफर करता है. उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया. He emphasized on the expansion of small-scale cottage industries in the village. The aim was to supply fresh blood to the rural economy depending on local resources. गांधी की तरह उन्होंने भी लोकल लेवल पर पावर शेयरिंग की, लोकल लेवल पर इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात, लेकिन गांधी ने कहा था कि चरखा, लेकिन उन्होंने कहा चरखा से कुछ नहीं होगा.
चरखा तो हम अगर यूज ना करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन रविंद्रनाथ ने क्या किया कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए। गांव में कॉटेज जो इंडस्ट्रीज होते हैं, गांव में छोटे छोटे घर बनाकर जो मतलब जो हम फार्मिंग कर सकते हैं, ये सादा करके हम क्या कर सकते हैं, लोकल लेवल पर इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, एक फ्रेश ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, लोकल लेवल पर इकोनॉमी रिवाइव करेगी। ओके, इस जगह पर ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात की थी रविंद्रनाथ ने, और गांधी ने क्या कहा था कि चरखा। तो इन दोनों जगह में उनका डिफरेंस है। नेक्स्ट, he used his literature to mobilize people towards political social reform. गांधी रविन्द्रनाथ जी ने क्या किया था कि उनके राइटिंग्स के थ्रू उन्होंने पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म किया था। वो कभी भी आंदोलन में नहीं गए थे। थ्रू हिज वर्क्स, उनके वर्क के थ्रू he protested against ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। ब्राह्मणिकल जो सोशल ऑर्डर है, कास्ट सिस्टम है, नैरो सेक्रेटरिज्म है, अनटचेबिलिटी, एनिमल सैक्रिफाइस, ये सारे चीजें के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। कहां पर, उनके राइटिंग्स के थ्रू। ओके, सो कुछ उन्होंने क्या क्या किया था देखते हैं। सो टैगोर डिस्पाइस्ड रोड क्लासरूम स्कूलिंग। उन्होंने रोड क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है, मेमोरी लेवल लर्निंग, उनको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि समझ के पढ़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक नया, एक यूनिक यूनिवर्सिटी बनाया, वो नाम था विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो बोलपुर में अभी एस्टेब्लिश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अभी। उन्होंने शांति निकेतन आश्रम एस्टेब्लिश किया था, जो देवेंद्रनाथ टैगोर उन्होंने उनका जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, लेटर उसको एक्सपेंड किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सो रविन्द्रनाथ के अकॉर्डिंग एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स इन्वेंटेड हिज ओन सिलेबस। उन्होंने अपना एक एजुकेशन सिलेबस बनाया जो स्टूडेंट्स को पॉलिटिकली, सोशली, एनवायरमेंट चेंज के बारे में, कंट्री के बारे में बताएगा, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, इसके बाद लोगों को अवगत करेगा। नेक्स्ट, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर के बुक्स। गीतांजलि, ओके, नष्टनीत, ओड़ा, घरे বাইরে, শেষের কবিতা, কাবুলিওয়ালা, পোস্টমাস্টার, সাধনা, চোখের বালি। This is all the important books of Rabindranath Tagore. Okay. यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ ना केवल भारत में रहे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने घूमा, उन्होंने देखा। ओके, और उन्होंने गांधी जी को गुरुदेव कहा और उन्होंने रविन्द्रनाथ का कवि गुरु उपाधि दी। ओके, और उन्होंने एक उसके साथ जो सुभाष चंद्र बोस है उनको भी देश नायक का उपाधि दी। ओके, सो अब देखते हैं टैगोर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मॉडर्नाइजिंग बंगाली प्रोज एंड पोएट्री। जो भारत के जो बंगाली जो पोएट्री है, प्रोज है, उनको मॉडर्नाइज करने में उन्होंने हेल्प किया। का जो अदर राइटिंग्स है, जैसे मानसी, बालका, सोना तोड़ी, ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट राइटिंग है। उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना लिखा था कि एकला चौधरी, ये उन्होंने नेशनलिस्ट थिंकर को मोटिवेट करने के लिए ये गाना लिखा था कि जिससे कि वो लोग मोटिवेट होकर काम करें, और इसीलिए उनको क्या किया गया था, बर्ड ऑफ बंगाल कहे जाते थे। नेक्स्ट, उनके कुछ कोटेशन है। फर्स्ट है, I slept and dreamed that life was a joy. I awake and saw that life was a service. I act and behold service was a joy. मैं जब सो रहा था तब मैंने सपना देखा कि लाइफ एक खूबसूरत हसीनमय चीजें हैं। जब मैं उठा, उसके बाद मैंने देखा कि सर्विस है, ये से मुझे काम करना पड़ा। और उसके बाद में जब काम कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि उस काम में ही आनंद है। नेक्स्ट कोटेशन है, यू कैन क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। आप तब तक समुद्र नहीं पार कर सकते जब तक उनमें आप खड़े रहेंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे तभी आप पार कर पाएंगे। Don't limit a child your own learning, for he was born in another time. को अपने लर्निंग को लिमिट मत कीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट है इफ यू शट द डोर टू ऑल इरर्स, आप अगर गलतियां ही करना बंद कर देंगे, ट्रूथ विल बी शट डाउन, तो सच भी बंद हो जाएगा। ओके, सो रविंद्रनाथ के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैंने अभी कवर किया है। नेक्स्ट मैं आगे और वीडियो बनाऊंगी रविन्द्रनाथ के ऊपर, जहाँ पर मैंने उनके थ्योरी के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर मैंने डिटेल्स बात की है। अब उनका थिंकिंग के बारे में मैं डिटेल आगे एक वीडियो लाऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, सो कीप ऑन वाचिंग एंड फॉर लर्निंग।